हेलो स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। का फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हम अलोंग द पीरियड डिस्कस कर चुके थे। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता था। एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज। और एटॉमिक साइज के डिक्रीज हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाईली नेगेटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थे, बेरिलियम और नाइट्रोजन के। बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव। बेरिलियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों शो करता है? क्योंकि ये हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन में देखो क्या है, अपने पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल फील होने की वजह से नाइट्रोजन क्या शो करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। क्लियर हुई इतनी बात? ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने इससे रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन डिस्कस किया था, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव। कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है नोबल गैसेस की, वो पॉजिटिव क्यों होती है? तो देखिए, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP6। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसी है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल। और एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और हम एनर्जी देंगे तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर हुई इतनी बात? फिर कल हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था कि वाई हैलोजन हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैलोजन्स मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, इसका क्या रीजन है? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या रीजन होगा इसका। हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं अपने पास? हैलोजन ग्रुप नंबर 17 के मेंबर होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरह से इन सब की भी देखो, अगर हम इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरलाइज करें, तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? NS2 NP5 ये बनती है। देखो, यहाँ पी शेप शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको सिर्फ क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा? NS2 NP6 ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है भी। ठीक है। तो इसलिए हैलोजन क्या करना चाहते हैं? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए आसानी से क्या कर लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। इसी वजह से जो हैलोजन्स होते हैं उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन शो करते हैं? हैलोजन। क्योंकि सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन दूर है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। इसलिए हैलोजन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो यही रीजन है कि जो हैलोजन होते हैं वो क्या शो करते हैं? मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। आई थिंक क्लियर होगी ये बात। अब नेक्स्ट देखिए, पीरियोडिक टेबल में अपने पास ग्रुप के अलोंग क्या ट्रेंड होगा? अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, कि जब हम ग्रुप में मूव करेंगे, मतलब हम क्या करते हैं? टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो अपने पास एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज। एटॉमिक साइज गेट इंक्रीजेस। और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का आउटर शेल से जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा। और डिस्टेंस इंक्रीज हो जाने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब इस न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो टॉप टू बॉटम आते समय अपने पास क्या होगी? हर टाइम एक नई शेल ऐड हो जाएगी। और नई शेल के ऐड हो जाने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तो ये न्यूक्लियस और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होना है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाने की वजह से न्यूक्लियस की इतनी एफिनिटी नहीं होती कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने से टाइटली बाउंड कर सके। क्लियर हुई इतनी बात? तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ओके स्टूडेंट, अब जैसे हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका एग्जाम्पल लेके चले। हम डाउन द ग्रुप अगर मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? लिथियम की। फिर किसकी होगी? सोडियम। फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती रहेगी? डिक्रीज हो जाएगी भी। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो एक्सेप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेन कीजिए भी। देखो, हमने अभी ये पढ़ा था कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर होनी चाहिए थी क्लोरीन से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होगा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p5 ये होगी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, अगर फ्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर आएगा? 2p ऑर्बिटल के अंदर आएगा भी। फ्लोरीन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा? 2p ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा। और 2p ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है भी। 2p ऑर्बिटल का जो साइज होगा वो क्या होगा? स्मॉल। और स्मॉल साइज के होने की वजह से जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या कर जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या कर जाएगा? इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या ये जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी भी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसी वजह से फ्लोरीन की कम टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एज कंपेयर टू क्लोरीन के। क्योंकि क्लोरीन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर आएगा? 3p ऑर्बिटल के अंदर। और 3p ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो लार्ज होता है और वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या होगी? हाई। तो इसलिए क्लोरीन क्या कर सकता है? आसानी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। कि फ्लोरीन का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन इंक्रीज हो जाने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। यही रीजन है कि जो फ्लोरीन होता है वो लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। आप इसी तरह से इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती है सल्फर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो, ऑक्सीजन क्या है अपने पास? देखो,
ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमने भी देखा कि जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज। तो ऐसा होना चाहिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए सल्फर के कंपैरिजन में, लेकिन इधर भी ऐसा नहीं होता। यहाँ भी क्या होता है, एक्सेप्शन। क्या होती है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। यहाँ भी वही रीजन है भी, ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल। और स्मॉल साइज होने की वजह से जैसे ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के इंक्रीज हो जाने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी के डिक्रीज हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की लेस टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है। सल्फर क्या शो करता है, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक साइज क्या होता है, लार्ज, और ये आसानी से क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखिए, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म हो गया भैया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब तक हमने जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है, ये हमने किसके लिए स्टडी किया था, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। हम इसके अंदर क्या लेके चलते थे, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेके चलते थे। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है कि हमने जो एटम ले रखे थे वो कंबाइंड स्टेट में नहीं थे, वो क्या थे, आइसोलेट थे, अकेले थे। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, बाउंडेड स्टेट लेके चलते हैं भी। क्या लेके चलते हैं, बाउंडेड स्टेट लेके चलते हैं। मतलब हम एटम को बाउंडेड स्टेट में कंसिडर करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। जैसे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इनके बीच में देखो इन्होंने कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। ठीक है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ ज्यादा झुक के रहते हैं, किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, वो एटम क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जो दूसरा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी। बात समझ रहे हो। देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो टेंडेंसी होती है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। बात समझ रहे हो। इन दोनों एटम में से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा के रखेगा। क्लियर हुई इतनी बात। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हम उसको बॉन्डेड स्टेट के लिए क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बॉन्डेड स्टेट के अंदर जो भी एटम क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, वो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और सेकेंड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव टेंडेंसी, relative tendency of an atom to attract the shared pair of electron, shared pair of electron toward itself in bonded state is called electronegativity. देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की रिलेटिव टेंडेंसी क्या करने की, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि अपनी तरफ ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है।
अब देखिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो कौन है अपने पास? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है भी। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है? फ्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। फ्लोरीन के बाद कौन शो करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा एलिमेंट शो करता है? फ्लोरीन। फिर कौन शो करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद किसकी होगी? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट दोबारा से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बॉन्डेड स्टेट के लिए क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। जब भी कोई दो एटम क्या होंगे? बॉन्डेड स्टेट में होंगे, तो उन दोनों एटम में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की? उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, वो कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये क्या है अपने पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होगा पीरियोडिक टेबल में? ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड, जब हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है अभी। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एटम की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्योंकि जैसे से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो एटम क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शो करेगा। तो यही रीजन है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, सेकंड देखिए, डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो क्या ऑर्डर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। और एटॉमिक साइज के इंक्रीज हो जाने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी एटम की, वो क्या कर जाती है? डिक्रीज। और टेंडेंसी, उस टेंडेंसी के डिक्रीज हो जाने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो इसी ट्रेंड से हम बता सकते हैं कि जो फ्लोरीन है अपने पास, फ्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। अब फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन होगा? नाइट्रोजन। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्लियर हुई इतनी बात? ये था अपना लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद देखिए हम पूरा समराइज करते हैं हमने जो अभी तक स्टडी किया है। देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो अपने पास क्या क्या ट्रेंड रहते हैं अभी। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने की वजह से एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी गेट इंक्रीजेस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास मेटेलिक करेक्टर। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है अभी। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर गेट इंक्रीजेस।
ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी वजह से नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। तो ये क्या रहेंगे अपने पास, ट्रेंड रहेंगे भी। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एंड मेटेलिक करेक्टर गेट डिक्रीजेस। ये अपना पीरियड के अलोंग क्या रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। क्योंकि टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करेंगे, मेटेलिक करेक्टर शो करेंगे। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल ट्रेंड है अपना डाउन द ग्रुप के। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। तो ये थी अपनी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। अब स्टूडेंट्स आप इसको पढ़ना अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, अपने पास एक क्वेश्चन है, देखिए, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, ये जो स्पीसीज है, इन स्पीसीज में क्या कॉमन है और इनकी एटॉमिक आयनिक रेडियस को हम कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन सब में क्या कॉमन है ये हमें बताना है अभी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करनी है, इनकी आयनिक रेडियस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या ऑर्डर रहेगा इसका, क्या कॉमन है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ, 7। 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इधर +3 कर देंगे। तो 7 और 3 कितना आ गया, 10। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, N3 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। इसी तरह से O2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। उसे 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 10। F नेगेटिव में कितना होगा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9। एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने के बाद यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव में क्या होगा, Na पॉजिटिव में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Mg2 पॉजिटिव में कितने, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो -2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से Al3 पॉजिटिव में देखो, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये सारे के सारे स्पीशीज क्या शो कर रही है, 10 इलेक्ट्रॉन शो कर रही है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या कॉमन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन है भाई। ये सारे क्या शो कर रहे हैं, कॉमन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे स्पेसेस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम।
क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखिए, इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस में अरेंज करना है कि यहाँ सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी रेडियस होगी, और फिर उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चलना है भी। तो देखो, हमने ये क्वेश्चन किया था कि अपने पास जो कैटायन होता है, कैटायन की आयनिक रेडियस हमेशा क्या होती है, स्मॉल होती है इसके पेरेंट एटम से, और एनायन की जो आयनिक रेडियस होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, किससे, अपने पेरेंट एटम से। बात समझ रहे हो। कैटायन की रेडियस स्मॉल क्यों होती थी, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता था, इंक्रीज हो जाता था। और एनायन की रेडियस लार्ज क्यों होती थी, क्योंकि वहां न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, देखो N3 नेगेटिव, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सबसे कम है, क्योंकि इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 7 प्रोटॉन, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज हो जाने की वजह से आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी, N3 नेगेटिव की। और जैसे हम यहाँ मूव करते चलेंगे, तो Al3 पॉजिटिव की जो आयनिक रेडियस होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि ये क्या है, कैटायन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने की वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आप कैसे अरेंज करोगे इनके साइज को, तो देखिए Al3 पॉजिटिव का साइज क्या होगा, सबसे कम। फिर किसका होगा, Mg2 पॉजिटिव का। फिर Na पॉजिटिव। इस तरह से इनको क्या करते रहेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। सबसे हाईएस्ट जो साइज होगा, हाईएस्ट आयनिक रेडियस होगी, वो किसकी होगी, N3 नेगेटिव की होगी। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अरेंज कर सकते हो आयनिक रेडियस के ऑर्डर में। ठीक है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट यूनिट होगी अपनी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस यूनिट में हमने क्या डिस्कस करना है, हम इस यूनिट में टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अपने पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं। जो एटम है, एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो उनको कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको बाउंड करके रखता है, और कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, उन टाइप ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर क्या पढ़नी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये एक थ्योरी तो अपने पास ये रहेगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड है अपने पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये डिस्कस करेंगे। और थर्ड अपने पास जो इम्पोर्टेंट है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड, कि कितने टाइप के अपने पास बॉन्ड होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इनके साथ साथ ये थ्योरी हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कल से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप तब तक यूनिट नंबर 3 को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करिए यूनिट नंबर 3 के। कोई भी प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी क्वेश्चन में, आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो अच्छे से आप यूनिट 3 को डिस्कस कीजिए, कल से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम यही क्लास ऑफ करते हैं आज। थैंक यू।